कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। छोड़िए माँ जी, आप इन सब बातों को ज़्यादा ना सोचिए। आप दवा खाकर आराम कीजिए, वरना आपकी सेहत और बिगड़ जाएगी। इतने में राम कमरे में आता है और जानकी से पूछता हुआ माँ की मेज पर रखी पॉलीथीन को देखता है। क्या हुआ माँ, की दवा है या खत्म हो गई? आज मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा माँ का हाल बताने, तो फिर उधर से दवा भी लेता आऊंगा। यह सुनकर जानकी कहती है, बस आज भर की दवा है। ठीक है, मैं 1 हफ्ते की दवा लेता हुआ घर आऊंगा। मुझे आने में आज जरा देर हो जाएगी। यह कहता हुआ राम कमरे से बाहर निकल जाता है। उधर धीरज और शीला में बहस चल रही है। अगर जानकी भी अपने गले का हार देगी तभी मैं दूंगी, वरना नहीं। यह सुनकर धीरज बोला, कहा तुमने है अपने मुंह से, जानकी ने नहीं। तो क्या हुआ? शीला झटक कर बोली, सारी लड़ाई की जड़ तुम ही हो। इसके बाद गुस्सा पूरे घर पर ही निकालती हो। यह तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। धीरज कमरे से जाता हुआ कहता है। इस पर शीला मन ही मन कहती है, चाहे जो हो जाए मैं अपना हार नहीं दूंगी। अगर मुझे देना पड़ा तो मैं जानकी से भी निकलवा लूंगी। इतने में धीरज कमरे में आता हुआ शीला से कहता है, अच्छा वह पैसे लाओ जो मैंने कल तुम्हें दिए थे, आज जरूरत है मुझे। यह सुनकर शीला धीरज के पास आकर कहती है, धीरे बोलो, कहीं बार सुनाई पड़ गया तो यही पैसे माँ की दवा में खर्च करने पड़ेंगे। तुम्हें किसी भी चीज की अक्ल नहीं है। यह सुनकर धीरज बहुत धीमे स्वर में कहता है, अच्छा लाओ जल्दी करो, मुझे जाना है। पैसे देते हुए शीला कहती है, अच्छा यह बताओ क्या जरूरत आन पड़ी इन पैसों की? यह सुनकर धीरज मुस्कुराता हुआ शीला को देखकर कहता है, क्यों, अभी थोड़े दिन बाद करवा चौथ का व्रत आने वाला है। तुम ही कहोगी साड़ी नहीं है, चूड़ी नहीं है। उन्हीं सबको मैं तुम्हारे लिए खूब अच्छी सी देखकर साड़ी और चूड़ी बाजार से लेने जा रहा हूँ। यह सुनकर शीला मुस्कुराती हुई कहती है, तुम भी ना। इतने में जानकी शीला के कमरे का दरवाजा खटखटाती हुई कहती है, जीजी नाश्ता। इतने में शीला उन पैसों को छुपाती हुई अंदर अलमारी में रखती हुई कहती है, अभी रुक जाओ। और पैसे अलमारी में रखकर दरवाजा खोलकर कहती है, रख दो नाश्ता इसी मेज पर। जानकी नाश्ता रखकर कमरे से चली जाती है। इतने में महाराज जी जानकी से कहती है, छोटी बहू जी, आपने पूरे घर को नाश्ता दे दिया है, अब आप भी कर लीजिए, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। यह सुनकर जानकी महाराज जी को नाश्ता निकाल कर देते हुए कहती है, जी महाराज पहले आप लीजिए, फिर मैं भी लेती हूँ। इतने में उर्मिला देवी की आवाज आती है, अरे जानकी, मेरी दवा का समय तो नहीं हो गया, जरा देख। यह सुनकर जानकी तेज चाल में अपनी सासू माँ के कमरे में जाती हुई कहती है, माँ जी अभी आधा घंटा है दवा खाने में। मुझे पता है आपको दवा कब देनी है, इसीलिए आप चिंता ना करें, मैं समय होने पर आपको दवा दे दूंगी। अच्छा ठीक है। और वह करवट बदलकर लेट जाती है। शीला यह सुनती हुई उर्मिला देवी के कमरे में आती हुई कहती है, लाइए माँ जी, मैं आपको दवा दे दूं। और वह पॉलीथीन खोलने लगती है। जैसे ही दवा देने चलती है, जानकी तुरंत आकर देखते हुए कहती है, नहीं जीजी, यह पीली वाली नहीं, यह नीली वाली देनी है माँ जी को दवा। पीली वाली रात को दी जाती है। यह सुनकर उर्मिला देवी शीला से कहती है, तू छोड़ दे, जानकी को सब पता है, वह मुझे सही से सब दवाइयाँ देती है। तूने कभी आकर झांका भी है कि कौन सी दवा कब देनी है? यह सुनकर शीला तुरंत बोली, अब आपको सब कुछ जानकी का किया ही अच्छा लगता है, मेरा तो एक गिलास का उधर रखना भी आपको नहीं भाता। यह सुनकर उर्मिला देवी कहती है, तू हर बात में कमी क्यों ढूंढने लगती है? यह सुनकर शीला अपनी सासू माँ से कहती है, और नहीं तो क्या, और मैं क्या कहूँ, मैं अच्छा करती हूँ तो भी आपको अच्छा नहीं लगता, बुरी तो मैं हूँ ही। यह कहती हुई शीला अपने कमरे की ओर चल देती है। उर्मिला देवी अपनी बहू जानकी से कहती है, देखा मेरी बड़ी बहू अच्छे बुरे का ज्ञान कितना अच्छी तरह से
बघार कर गई है। मैंने हमेशा इसी की तरफदारी की, तब मैं अच्छी थी। आज मैंने सच्चाई कह दी तो बुरा लग गया इसको। कोई बात नहीं माँ जी, कुछ मत कहिए, जीजी खुद ही समझदार है। यह सुनकर उर्मिला देवी तपाक से बोली, जानकी वह समझदार ना कभी थी ना होगी। समझदारी एक उम्र तक आनी होती है तो आ जाती है। वह केवल जिद्दी है, यह मैं शुरू से जानती थी, लेकिन तब मैं इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझ कर रह जाती थी और मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी। आज इस मुश्किल वक्त ने ईश्वर ने मेरी आंखों की पट्टी खोल दी है और मुझे अब सब कुछ साफ दिख रहा है। एक बात मैं बता दूं जानकी तुझको, शीला को चाहे जितनी संपत्ति मिल जाए, चाहे जितना इसको खजाना मिल जाए, लेकिन इसकी नियत में ही खोट है। इसको कभी पूरा नहीं पड़ेगा। हर तरफ से सिर्फ लेने की जिद रहती है, बिना बात के लड़ाई करने की आदत है, बिना मतलब में घर के हिस्सेदारी करने की बात करती है। उर्मिला देवी आवेश में बात करते हुए उनकी सांसें तेज चलने लगती हैं। माँ जी अब आप शांत हो जाइए, जिसको जो करना है वह करेगा है। आप अपनी सेहत क्यों बिगाड़ रही है? मैंने पहले भी आपको समझाया है, आप इन बातों में मत पड़िए। यह सुनकर उर्मिला तुरंत बड़ी बड़ी आंखें करके कहने लगी, अरे मैं इन बातों में नहीं पड़ूंगी तो कौन पड़ेगा? कल को वह सारा कुछ अपने नाम करवा लेगी, तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी इस घर में, मुझे पता है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतने में राम कमरे में आता है, उसके हाथों में दवाइयों की बड़ी पॉलीथीन है। वह जानकी को देता हुआ कहता है, यह लो माँ की दवाइयाँ। दवाइयाँ देकर राम बाबू अपनी माँ के पैरों के पास बैठ जाता है और पूछता है, क्या हुआ माँ, कौन सी बातचीत चल रही थी? यह सुनते ही उर्मिला देवी ने अपने छोटे बेटे राम से कहा, अरे तेरी भाभी घर के हिस्सेदारी की बातें बहुत करती है, वही मैं जानकी से कह रही थी। मैं अपने जीते जी यह नहीं होने दूंगी। इस घर में दोनों का बराबर का हिस्सा है, क्योंकि मुझे पता है जानकी बहुत सीधी और भोली है और शीला इसके विपरीत बहुत चालाक, बहुत चलते पुर्जे की औरत है। यह सुनकर राम कहता है, आखिर आप पहचान गई अपनी दोनों बहुओं को? यह सुनकर उर्मिला देवी कहती है, सच्चाई तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है राम बेटा, आखिर कौन कितने दिन छुपा रह सकता है? वही मैं जानकी से कह रही थी कि ज़्यादा सीधी भोली बनने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम्हें इस घर में कुछ नहीं मिलेगा। और जानकी इस पर कह रही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह सुनते ही राम बोला, अरे माँ, इसके पिताजी ने भी इसको इसके मायके का घर देने की बात की तो इसने वहाँ भी मना कर दिया, बोले कि यह गरीब को दान कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। यह सुनते ही उर्मिला देवी तुरंत बोली, इसे कहते हैं दिल का अमीर होना। जानकी भले ही गरीब बाप की बेटी है, लेकिन यह दिल से बहुत अमीर है, क्योंकि उसे किसी भी चीज़ का लालच नहीं है। मुंह दिखाई में भी मैंने इसको कुछ नहीं दिया, केवल एक चांदी का हार ही तो दिया है, और इसके उल्टा शीला को मैंने बेशकीमती सोने हीरे का हार दिया है। इसके बावजूद वह हर चीज में टांग अड़ाती रहती है। राम यह सब सुनकर उठकर खड़ा हो गया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ अब आप आराम कीजिए, अब जो होगा देखा जाएगा। यह कहता हुआ वह कमरे से बाहर चला जाता है। थोड़ी ही देर में उर्मिला देवी जानकी से कहती है, जरा अपनी जीजी को बुला कर ला। यह सुनकर जानकी अपनी जेठानी के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, जीजी आपको माँ जी बुला रही है। यह सुनकर शीला घबरा गई। वह सोचने लगी कहीं ऐसा ना हो उसकी सासू माँ उससे हार निकालने को ना कह दे। अब वह अपने मन में सोचने लगी कि वह किस तरह इस दुविधा से निकले। अब उसने मन ही मन सोच लिया, यदि उसकी सासू माँ उससे हार की बात करेंगे तो वह जानकी से भी उसके गले का हार निकाल कर देने को कह देगी, और जानकी नहीं देगी तो मैं भी नहीं दूंगी, और इस तरह से वह अपना हार देने से बच जाएगी। यह सोचते हुए वह अपने कमरे में बैठी रही। मैं जाऊंगी ही नहीं जब तक दोबारा जानकी बुलाना ना आए। और इस तरह से दोपहर की पहर बीत गई। शाम होते ही फिर से जानकी ने दरवाजे को खटखट किया और कहा, जीजी आपको माँ जी बुला रही हैं। कमरे से निकलती हुई शीला कुछ बुदबुदा रही थी। अपनी सासू माँ के कमरे में पैर रखती है, देखती है कि सासू माँ बिस्तर पर बैठी कुछ जानकी से बात कर रही हैं। यह देखकर शीला समझ जाती है कि वह दोनों उसी के बारे में बात कर रही हैं। यह देखकर वह जल भून उठती है।
शीला को देखते ही उर्मिला देवी कहती है, आओ बड़ी बहू, बहुत देर लगा दी आने में तुमने। यह सुनते ही शीला तिलमिला उठी और तैस में आकर जवाब देते हुए बोली, हाँ इसीलिए मैं देर से आई माँ जी, ताकि आप अपनी छोटी बहू से जी भर के खुसुर खुसुर कर लीजिए। नहीं जीजी, आपको गलतफहमी हो रही है, हम दोनों कोई खुसुर खुसुर नहीं कर रही है, बल्कि रात में क्या बनेगा उसी खाने को मैं माँ जी से पूछ रही थी। हाँ हाँ, बहाने मत बनाओ, मुझे पता है मेरे ना रहने पर यहाँ अब यही सब होता है, शीला तुरंत बोली। यह सुनते ही उर्मिला देवी ने कहा, क्या बात है शीला, हर वक्त तुझे यही क्यों लगता रहता है कि तुम्हारे ही बारे में सब कहीं बात हो रही है। अच्छा सुनो, मुझे यह कहना है, कल कुल देवी की पूजा है तो सुबह उठकर रसोई में जरा लग जाना, क्योंकि बहुत सारा पकवान बनवाना है। जानकी अकेली थक जाएगी, साथ में लग जाओगी तो सारा काम हो जाएगा, और जाकर दोनों लोग मिलकर पूजा भी कर लेना, और महाराज को कह देना यह प्रसाद सबको बांट देगा। काम का बोझ आते ही शीला तुरंत टाल मटोल करने लगी। अरे माँ जी, कल तो मुझे मायके जाना है 1 घंटे के लिए, तो मैं ये कैसे कर पाऊंगी। जानकी ही सब कर लेगी, और महाराज जी भी तो है, वे साथ में मिलकर करा लेंगे। यह सुनते ही उर्मिला देवी बोली, काम सुनते ही तुम्हें मायका याद आ जाता है, या फिर कहीं ना कहीं तुम्हें शरीर में दर्द उठ जाता है। अब यह बहाना नहीं चलेगा, कल तुम उठकर रसोई में जाकर साथ में सबकी मदद करोगी। देखो तो कैसे सब बनता है सब कुछ। अभी तक तो मैं जानकी और महाराज मिलकर सब करते थे, अब मैं भी तो बिस्तर पर हूँ, तो अब तुम्हें भी इसमें लगना पड़ेगा। यह सुनते ही शीला पल्ला झाड़ते हुए कहती हैं, ना माँ जी, ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मेरे यहाँ तो सब नौकर चाकर ही करते हैं। यह सुनते ही उर्मिला देवी तुरंत कहती है, अच्छा तो घर के पूजा पाठ सब तुम्हारे नौकर चाकर ही करते हैं, और घर के लोग फिर क्या करते हैं। यह सुनते ही शीला सक पका गई और सोचने लगी वह क्या कह गई, और बात को टालते हुए कहती है, अच्छा माँ जी, अब मुझे बहस नहीं करनी, आप जैसा कहेगी वैसा करूँगी मैं। यह कहकर शीला पैर पटकते हुए अपने कमरे की ओर चल देती है। सूरज की पहली किरण उगने से पहले ही जानकी आज की पूजा की तैयारी के लिए रसोई में जुट जाती हैं। उधर से जरा देर में महाराज जी भी आ जाते हैं, लेकिन अभी शीला का कोई अता पता नहीं था। लेकिन इतने में ही जानकी देखती है कि उसके जेठ धीरज तैयार होकर कहीं बड़ी जल्दी में घर से निकल पड़ते हैं। इतनी सुबह घर से तैयार होकर जाना जानकी को भी समझ में नहीं आ रहा था, और महाराज भी भौचक के होकर देख रहे थे। अनायासी महाराज ने जानकी से पूछ लिया, छोटी बहू या मालिक के बड़े बेटे इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? ना कुछ किसी को बताया, बस सीधे चले गए। जानकी यह देखकर बहुत हैरान होकर कहती है, मुझे भी नहीं पता महाराज जी कि जेठ जी इतनी सुबह सुबह कहाँ तैयार होकर चले गए। इतने में उर्मिला देवी की आवाज़ आती है, अरे जानकी, जरा इधर आओ। लेकिन जानकी के हाथ आटे में सने हुए हैं, इसीलिए उसने कहा, महाराज जी आप देख लीजिए, माँ जी क्यों बुला रही हैं। महाराज जब उर्मिला देवी के पास जाते हैं तो वह कहती है, क्या हुआ महाराज, पूजा के पकवान की सब तैयारी हो गई, और बड़ी बहू लगी है या ना तुम लोगों के साथ। इतने में महाराज कहते हैं कि नहीं मालकिन, बड़ी बहू जो अभी आई ही नहीं है, छोटी बहू और हम मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन यह नहीं पता मालकिन की आपके बड़े बेटे इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ चले गए। यह सुनते ही उर्मिला देवी भी हैरान हो जाती है और कहती है, धीरज कहाँ गया होगा इतनी सुबह तैयार होकर। अच्छा महाराज, शीला के कमरे का दरवाजा खटखटा दे, शायद वो सोकर ही नहीं उठी होगी महारानी अभी तक। बोल दे पूजा में उसकी भी जरूरत है, वह भी इस घर की सदस्य है। यह सुनकर महाराज कहती है, जी मालकिन, और वह शीला के कमरे का दरवाजा खटखटाती हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। इस पर महाराज फिर से दरवाजा जरा तेज से खटखटाती हैं। दरवाजे की खटखट सुनते ही शीला कहती है, आती हूँ। दरवाज़ा खोलते ही
शीला महाराज पर बरस पड़ती है। क्या बात है, सुबह ही तो जरा अच्छी नींद आती है, तुमने दरवाजा खटखटा कर मेरी नींद खराब कर दी, बोलो क्या बात है। यह सुनते ही महाराज कहते हैं, बड़ी बहू, आज घर में कुल देवी की पूजा है, इसीलिए मालकिन कह रही है आपका होना आवश्यक है। यह सुनते ही शीला कहती है, अच्छा चलो, मैं अभी आ रही हूँ तैयार होकर, लेकिन मुझे अभी बहुत समय लगेगा, तब तक आप और जानकी दोनों मिलकर तैयारी कीजिए। यह सुनकर महाराज कहते हैं, जी बड़ी बहू जी, वह सब तैयारी हो चुकी है। अच्छा चलो, मैं आती हूँ, शीला दरवाज़ा बंद करते हुए कहती है। और 1 घंटे बाद शीला तैयार होकर रसोई में आती है। लेकिन तब तक सब कुछ बनकर तैयार हो चुका होता है, केवल पूरियां बची है जो शीला छान रही है। इतने में उर्मिला देवी की फिर आवाज़ आती है, अरे जानकी, जरा मुझे दवा दे दे। यह सुनते ही जानकी अपनी जेठानी शीला से कहती है, जीजी, आप माँ जी को नीले पत्ते वाली दवा दे दीजिए, मैं जरा पूजा की पूरियां निकाल लूँ। और आप तैयार हैं, आप रसोई के काम में लगेगी तो आपकी साड़ी खराब हो जाएगी। यह सुनते ही शीला बोली, ठीक है, और वह उर्मिला देवी को दवा देने चली गई। जैसे ही शीला पॉलीथीन से दवा निकालती है, उर्मिला देवी जी तुरंत कहती हैं, अरे तुझे पता है ना मुझे कौन सी दवा देनी है। इस पर शीला कहती है, जी माँ जी, मुझे आपकी बहू ने ही बताया है, उसी की बताई दवा दे रही हूँ। यह सुनते ही उर्मिला देवी तुरंत शीला से पूछती है, अच्छा यह बता धीरज कहाँ गया है सुबह सुबह तैयार होकर। यह सुनते ही शीला कहती है, वह माँ जी मेरा हार। यह कहते ही वह चुप हो जाती है और अपने मन में कहती है, ये क्या निकल गया मेरे मुंह से। इतने में उर्मिला देवी फिर से पूछती है, क्या हुआ तेरे हार को। हड़बड़ाते हुए वह कहती है, मुझे नहीं पता वह कहाँ गए। यह कहती हुई शीला बात को संभालते हुए कमरे से निकल जाती है, लेकिन उर्मिला देवी को शक हो जाता है कि शीला की बातों में कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही शीला रसोई में प्रवेश करती है, अचानक जानकी और महाराज के मुंह से निकल जाता है और वह पूछ पड़ते हैं, क्या हुआ बड़ी जीजी, आज जेठ जी इतनी सुबह कहाँ चले गए। इतने में महाराज जी भी बोले, बड़ी बहू, कभी धीरज भैया को इतने सुबह जाते नहीं देखा, कोई खास जरूरी काम था क्या कहीं। यह सुनकर शीला का चेहरा पीला पड़ गया। अभी वो सासू माँ को जवाब दे भी नहीं पाई थी कि इन लोगों ने भी पूछना शुरू कर दिया। शीला मन ही मन सोच रही थी कि मैं क्या जवाब दूं। इतने में शीला ने बात टालते हुए कहा, अरे यह सब छोड़ो, बताओ क्या करना है, मुझे कुछ बनाना है। यह सुनकर जानकी बोली, नहीं जीजी, सब बन गया है, बस अब आप मंदिर की साफ सफाई करिए, मैं सब पूजा का सामान और पकवान लेकर आती हूँ। यह सुनकर शीला मंदिर की ओर चल देती है और जानकी सभी सामग्री को इकट्ठा करने लगती है, लेकिन महाराज के दिमाग में बार बार यही बात घूमती रहती है कि आखिर धीरज भैया गए कहाँ। शीला और जानकी दोनों मंदिर की पूजा पाठ में लग जाती हैं। इतने में उर्मिला देवी की फिर से आवाज़ आती है, अरे जानकी, कुल देवी माँ को पूजा का पवित्र पीला सिंदूर लगाना मत भूलना और विधिवत पूजा करके उनको सभी पकवानों का भोग लगा देना। इतने में दरवाजे पर खटखट होती है। महाराज दरवाज़ा खोलने जाते हैं तो देखते हैं धीरज हाँफता हुआ घर के अंदर आता है। धीरज को देख महाराज हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, बड़े भैया आप कहाँ गए थे और इतना हाँफ क्यों रहे हैं। यह सुनकर धीरज कहता है, अरे मैं अपने दोस्त के पास जरूरी काम से गया था और हाँफ इसलिए रहा हूँ, किसी गली के कुत्ते ने मुझे दौड़ा दिया और मैं किसी तरह बचकर घर तक पहुँच पाया हूँ। यह सुनकर महाराज को थोड़ी हंसी आ गई।
इतने में उर्मिला देवी की भी आवाज़ आती है, महाराज कौन आया है? दरवाजे पर खटखट किसकी हुई है? यह सुनकर महाराज उर्मिला देवी को बताते हुए उनके कमरे में आती है। मालकिन, बड़े भैया आए हैं। यह सुनकर उर्मिला देवी कहती है, अच्छा उसको मेरे पास भेज दो। जी अच्छा। महाराज यह कहकर धीरज के पास आकर कहते हैं, मालकिन आपको बुला रही है बड़े भैया। यह सुनकर धीरज कहता है, अच्छा। और वह जैसे ही माँ के कमरे में जाता है, उर्मिला देवी तुरंत पूछ पड़ती है, क्यों बेटा, तू सुबह सुबह कहाँ गया था? शीला से पूछा तो वह भी कुछ नहीं बोली, बस अपना हार कहकर चुप हो गई। ऐसा लग रहा था जाने उसके पेट से कोई ऐसी बात निकली जो नहीं बताना चाहती। तू बता क्या हुआ, कहाँ गया था तू? धीरज माँ की बात सुनकर तुरंत समझ गया कि हार के विषय में कुछ भी नहीं बताना है, क्योंकि शीला ने कुछ नहीं बताया है। यदि वह बता देगा तो शीला उस पर बिजली की तरह बरस पड़ेगी। अब धीरज भी नहीं समझ पा रहा है कि माँ को क्या बताए। अरे बोल बेटा, तू कहाँ गया था? उर्मिला देवी ने फिर से धीरज से पूछा। माँ के दोबारा पूछने पर धीरज अपने चल रहे मन के विचारों के उधेड़-बुन से बाहर आता हुआ कहता है, कह कहीं नहीं माँ, मैं ऐसे ही सुबह सुबह सैर पर चला गया था। यह सुनकर उर्मिला देवी तपाक से पूछ बैठी, क्या हुआ? क्या तबीयत ठीक नहीं है तेरी? अचानक तुझे सैर पर जाना पड़ गया? सैर करना तो अच्छी बात है, सुबह टहलना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। चलो ठीक है, अब नियमित समय से रोज जाया करो। यह कहकर उर्मिला देवी अपने बिस्तर पर लेट जाती है। माँ की बातों को सुनकर धीरज कहता है, जी माँ। यह कहकर धीरज कमरे से बाहर चला जाता है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। धीरज के कमरे से आ जाते ही उर्मिला देवी ने जानकी को फिर से आवाज़ लगाई, अरे जानकी, जरा इधर सुन। उर्मिला देवी की आवाज़ सुनते ही जानकी तुरंत उनके कमरे में गई। अरे सुनो जानकी, तुम और तुम्हारी जिठानी जीजी दोनों लोग पूजा करने से पहले सारे जेवर पहन लेना, तभी पूजा करना, क्योंकि कुलदेवी की पूजा पूरे 16 श्रृंगार में की जाती है। यह सुनते ही जानकी अपने कमरे से चांदी का हार ले आई और कहा, माँ मेरे पास तो यही है, मैं यही पहन लेती हूँ। यह देखकर उर्मिला देवी ने तुरंत अपने गले से सोने की चैन उतारकर जानकी को पहना दिया और कहा, जानकी तैयार हो जाती है और जाकर अपनी जेठानी शीला से कहती है, जीजी आप भी अपने सारे जेवर पहन लीजिए, माँ जी कह रही है पूरे 16 श्रृंगार में ही कुलदेवी की पूजा करनी है। शीला जानकी के गले में सोने का हार देखते ही चौंक गई और पूछ बैठी, तेरे पास यह हार कहाँ से आया? तेरे पास तो केवल चांदी का हार था, इतना भारी हार तेरे पास कहाँ से आया? यह सुनते ही जानकी बोली, यह मुझे अभी सासू माँ ने दिया है, क्योंकि मेरे पास सोने की तो कोई चीज़ नहीं है। यह सुनते ही शीला तिलमिला उठी और सीधे सासू माँ के कमरे में धमक पड़ी। उर्मिला देवी शीला को गुस्से में देखकर बोली, क्या हुआ शीला बहू, तू इतनी गुस्से में क्यों दिख रही है? यह सुनते ही शीला उर्मिला देवी पर बरस पड़ी, आपको मुझसे क्या लेना देना? अब तो सब कुछ आप जानकी को ही दे दीजिए। इतना भारी हार आपने कहाँ छुपा के रखा था, जो आज आपने जानकी को पहना दिया? यह सुनते ही उर्मिला देवी शीला से कहती है, क्यों, उसका तो केवल सोने का ही हार है, तुझे जो दिया है उसमें सोने के साथ साथ हीरे भी जड़े हुए हैं, तो भारी तो तेरा ही हुआ ना। और फिर जानकी को मैंने दे दिया तो क्या गलती की? उसके पास कुछ भी तो नहीं था, ना ही मैंने कुछ दिया था, सब कुछ तो मैंने तुझे ही दे दिया था। आज जो मेरे पास पुश्तैनी हार था वह मैंने जानकी को दे दिया, और मैं क्यों ना दूँ? वह भी तो मेरी बहू है, उसने मुझसे मांगा नहीं, मैंने अपनी इच्छा से दिया। अब जा तू भी अपनी तैयारी कर ले और जाकर
पूजा पाठ का समय निकला जा रहा है। यह सुनकर शीला गुस्से में लाल पीली होती हुई सीधे पूजा घर की ओर चल पड़ी और पूजा के लिए सामने बैठ गई। जानकी शीला को देखते ही फिर बोली, जीजी आप तैयार नहीं हुई? आपने कुछ पहना भी नहीं है। पहले आप तैयार होकर आइए, फिर पूजा पर बैठिए। तब तक मैं सब तैयारी यहाँ पर करती हूँ। शीला किसी से क्या कहती। उसने बात को टालते हुए कहा, मुझे वह हार चुभता है, मैं ऐसे ही पूजा कर लूँगी। और वहाँ पूजा पाठ में जुट गई। पूजा के खत्म होते ही शीला पूजा का प्रसाद उर्मिला देवी को देने गई। उर्मिला देवी ने शीला के गले में हार ना देखकर पूछ लिया, क्यों री बड़ी बहू, तूने ऐसे ही पूजा कर ली? तू तैयार नहीं हुई? आखिर तेरा हार कहाँ गया? दिख नहीं रहा तेरे गले में। यह सुनते ही शीला बात को टालते हुए बोली, अरे नहीं माँ, वो हार मुझे बहुत चुभता है, इसीलिए मैंने नहीं पहना। और यह कहकर थाली में प्रसाद रखकर तुरंत उल्टे पांव लौट पड़ी। लेकिन शीला के दिमाग से जानकी के गले में अपनी सासू माँ का दिया हुआ हार नहीं भूल रहा था और वह बार बार यही सोच रही थी, आखिर सासू माँ ने इतने साल इसे कहाँ छुपा के रखा था। इतना सुंदर हार जो मुझे ना दे सकी और उठाकर उन्होंने जानकी को दे दिया। शीला का मन तो कर रहा था कि वह जानकी के गले से वह हार तुरंत निकलवा के अपने लिए, लेकिन वह कुछ सोचकर चुप हो गई और घर में फिर से तमाशा ना बन जाए, इसीलिए वह शांत रह गई। लेकिन उसका मन और दिल तो अब केवल हार में ही घूम रहा था। अगले दिन शीला अपनी सासू माँ से आकर कहती है, माँ जी मुझे मायके जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। और यह कहकर वह धीरज के साथ अपने मायके की ओर रवाना हो जाती है। अचानक इस तरह शीला का अपने मायके जाना उर्मिला देवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह यही सोच रही थी कि आखिर ऐसा कौन सा अचानक काम पड़ गया कि शीला को सुबह सुबह जाना पड़ गया और मुझे भी नहीं बताया कि ऐसा कौन सा काम है। इतने में जानकी हाथों में चाय का गिलास लेकर उनके कमरे में आती है और उनके हाथों में देते हुए कहती है, माँ जी यह लीजिए चाय, आज मैंने अदरक तुलसी की पत्ती भी डाली है, यह आपके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। चाय लेते हुए उर्मिला देवी जानकी से कहती हैं, तेरी जीजी को क्या काम पड़ गया अचानक मायके में, वह इतनी सुबह सुबह जो चली गई। यह सुनते ही जानकी बोली, क्या कह रही है माँ जी आप, क्या जीजी चली गई अपने मायके? मुझे तो नहीं पता। इस पर तुरंत उर्मिला देवी बोली, क्यों तुझसे मिलकर नहीं गई क्या? नहीं माँ जी, मैं तो अभी आपके चाय लेकर उनके कमरे में ही जाने वाली थी। अच्छा हुआ आपने बता दिया, कब वापस आएगी? कुछ बताया है उन्होंने आपसे? यह सुनते ही उर्मिला देवी बड़ी बड़ी आंखें करके जानकी से कहती है, अरे उसे इतनी जल्दी थी कि वह 1 मिनट भी खड़ी भी नहीं हुई, बस चलते चलते ही बताकर उड़न छू हो गई। यह सुनते ही जानकी भी सोच में पड़ गई और सासू माँ से बोली, ऐसा कौन सा काम था जो इतनी जल्दी में उनको जाना पड़ गया? अब यह तो उसके आने पर ही पता चलेगा कि कौन सा रहस्य लेकर गई है और कौन सा पिटारा आकर खोलेगी। अच्छा चलिए माँ जी, जब जीजी आएगी तब पता चल ही जाएगा। आज बताइए खाने में क्या बनाऊं आपके मनपसंद का? इतने में रमाकांत जी भी और राम बाबू दोनों उर्मिला देवी के कमरे में आते हुए बोले, आज क्या बात है, बड़ी बहू कहाँ चली गई इतनी सुबह सुबह तैयार होकर? भैया ने भी कुछ नहीं बताया। राम यह कहते हुए उर्मिला देवी के पास उनके बिस्तर पर बैठ जाता है। इतने में पास खड़ी जानकी फिर से पूछती है, माँ जी क्या बनाऊं खाने में?
यह सुनते ही रमाकांत जी बोले, आज पूरी कचौरी और खीर बना दे और आंवले की चटनी। पीछे से राम बोलता है, मेरे लिए आम की गुड़ वाली चटनी। यह सुनते ही जानकी बोलती है, जी आज सबकी मनपसंद का ही सब कुछ बनेगा। इतने में महाराज भी आ जाते हैं और कहते हैं, आज मैं आप लोगों को अपने गांव की मशहूर सब्जी बनाकर खिलाऊंगा, आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यह सुनते ही सब लोग खिलखिलाकर हंस देते हैं और कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आज महाराज तुम्हारे ही गांव की सब्जी खानी है, बिल्कुल बनाओ। यह सुनते ही महाराज बड़े चाव से खाना बनाने के लिए रसोई घर की ओर चल देते हैं। रात्रि का भोजन करके पूरे घर को बहुत मजा आया। उर्मिला देवी तो इतनी प्रसन्न हो गई कि उन्होंने महाराज को बुलाकर अपने बटुए से 1100 रुपये उनको इनाम देते हुए बोली, महाराज आज तुमने अपने गांव घर की सब्जी बनाकर हम सबको खिलाया, बहुत ही स्वादिष्ट थी, बहुत मज़ा आया, यह लो तुम्हारा इनाम। यह सुनते ही महाराज बहुत खुश हो गए और बोले, अरे मालकिन, इसकी क्या ज़रूरत थी, आप लोगों ने भी तो मुझे यहाँ पर आसरा देकर बहुत बड़ा एहसान किया है। महाराज उर्मिला देवी के पैर छूकर बोले। इतने में रमाकांत जी कमरे में आते हुए बोले, महाराज तुम्हारी मालकिन सही कह रही है, इस इनाम पर तुम्हारा हक है और तुम इसके लायक हो। इतने में उर्मिला देवी ने जानकी को आवाज़ देते हुए कहा, छोटी बहू जरा यहाँ आओ। इतने में जानकी झट दौड़कर अपनी सासू माँ के पास आती हुई बोली, जी माँ जी। उर्मिला देवी अपने बक्से से सोने की चूड़ियाँ निकालते हुए बोली, यह ले, तेरे हाथ सुने सुने अच्छे नहीं लगते, और वैसे भी सोने के नाम पर तेरे पास कुछ भी नहीं है, तूने बहुत सेवा की है मेरी, आज से यह कंगन तुम्हारे है, मुझे तुम्हारे हाथ कभी भी खाली नहीं दिखने चाहिए। लेकिन जानकी उन कंगनों को उर्मिला देवी को देते हुए बोली, माँ जी ये आपके हैं, आप अपने पास रखिए, ये आपके हाथों पर बहुत अच्छे लगते हैं, आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए, वैसे भी क्या कमी है मुझे। यह सुनते ही उर्मिला देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे जानकी के हाथों को पकड़ते हुए कहती है, नहीं जानकी, जो मैं कह रही हूँ वह तुम सुनो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं दिया, अब यह कंगन ठुकराओ मत, इसको तुम अपने हाथों में पहन लो। पास में खड़े रमाकांत जी भी चुटीले अंदाज में बोल पड़े, अरे अरे ले 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 ले, आज तेरी सासू माँ का पिटारा खुला है, क्या पता कल इसका मन बदल जाए। यह सुनते ही सब लोग हंस पड़े, लेकिन उर्मिला देवी रमाकांत जी को देखते हुए बोली, नहीं, मेरा मन कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि जानकी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरे तिरस्कृत भाव को भी नज़रअंदाज करते हुए इसने मेरी बहुत ही कोमल मन से सेवा की है। यह सुनते ही पास खड़े महाराज भी बोल पड़े, छोटी बहू की यही तो खासियत है, इनको कोई कुछ भी कहे लेकिन ये किसी के लिए बुरा कभी नहीं सोचती, सबको समान आदर भाव देती हैं। और उर्मिला देवी ने जानकी का हाथ पकड़कर अपने कंगनों को जानकी को पहना दिया। यह देखकर महाराज हंसते हुए बोले, अच्छा मालकिन, एक बात बताइए, आपके इन कंगनों को यदि बड़ी बहू ने देख लिया तो वह घर में कोहराम मचा देगी। यह सुनते ही उर्मिला देवी बोली, अभी तो मायके गई है कोहराम मचाने, जब वहाँ से दिल भर जाएगा तब यहाँ आएगी मचाने, उसकी कोई चिंता नहीं है, यदि वह कुछ कहेगी तो मैं संभाल लूँगी। इतने में जानकी कहती है, माँ जी, आपकी दवा का समय हो गया है और आपको पता है आपकी केवल एक दवा ही चलेगी, बाकी सब दवाइयाँ बंद हो गई हैं। कितनी खुशी की बात है ना माँ जी, सब तेरी सेवा का ही फल है बहू। यह सुनते ही रमाकांत जी बोल पड़े, जानकी, तेरी सासू माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। रात्रि को दरवाजे पर खटखट होती है। दरवाजे की खटखट सुनते ही महाराज तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और दरवाज़ा खोलते ही देखते हैं कि धीरज और शीला दोनों घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं।
दोनों ने महाराज से कुछ भी नहीं बोला और सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गए। उनका यह रवैया देखकर महाराज सोचते ही रह गए, आखिर इतनी रात को आने की क्या आवश्यकता पड़ गई, सुबह भी आ सकते थे। वह इसी उधेड़ बुन को सोचते सोचते सो गए। सुबह होते ही रमाकांत जी ने धीरज को पुकारा, धीरज बेटा, धीरज इधर आओ। रमाकांत जी की आवाज़ सुनकर धीरज आता है। धीरज के आते ही रमाकांत जी ने सवालों की बौछार लगा दी। तू इतनी रात को बहू के साथ अपनी ससुराल से वापस क्यों आया? सुबह भी तो आ सकता था, कोई घटना घट सकती थी। इतनी रात गए, तुम्हें आने की क्या जरूरत पड़ गई? अपने पिता की बातें सुनते ही धीरज बोला, अरे क्या बताऊं पिताजी, शीला को तो आप जानते ही है, हर जगह लड़ती रहती है। कुछ अपने भैया भाभी से हुआ है, बस गुस्से में वहाँ से चल पड़ी, मैं भी क्या करता। यह सुनते ही रमाकांत जी ने शीला को आवाज़ लगाई, बड़ी बहू शीला इधर आओ। रमाकांत जी की आवाज़ सुनते ही शीला उनके सामने मुंह बनाते हुए आ गई और तेजी से बोली, जी पिताजी बताइए क्या हुक्म है। यह सुनते ही रमाकांत जी बोले, अरे बहू रानी, तुम कब से मेरा हुक्म सुनने लगी? मैं तो बस यह जानना चाह रहा था, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि तुम आधी रात को अपने मायके से यहाँ आने के लिए चल पड़ी? मेरी मर्जी, मुझे यहाँ ससुराल में अपने घर आने के लिए क्या कोई समय देखना पड़ेगा? यह सुनते ही रमाकांत जी बोले, नहीं नहीं बहू, मेरा मतलब यह नहीं था, मैं तो बस यह कह रहा था कि इतनी रात को तुम क्यों आई, कोई घटना घट सकती थी। यह सुनते ही धीरज बोला, अरे नहीं पिताजी, इसके साथ कोई घटना नहीं घटेगी, यह खुद ही घटना करके आई है, अपने भैया भाभी से लड़ाई करके आई है। बातों बातों में धीरज के मुंह से निकल गया। यह सुनते ही शीला धीरज को आंख दिखाकर कहने लगी, तुम भी कुछ भी बोलते रहते हो, मैं क्यों लड़ने लगी, क्या मैं किसी से लड़ने गई थी? यह सुनते ही रमाकांत जी बोले, अच्छा अच्छा बस करो, बहुत हो गया, आखिर कारण क्या था इस तरह अचानक जाने का और इसी तरह वापसी का? रमाकांत जी की बातों का शीला कोई उत्तर ना दे सकी और वह इधर उधर की बात करके उल्टे पांव अपने कमरे की ओर चल दी। यह सुनते ही रमाकांत जी बोले, शीला कभी कोई बात साफ नहीं बताती, जरूर यह कुछ करके आई है। महाराज आज सुबह जल्दी जल्दी उठकर सुबह की चाय बनाने लग जाती है, क्योंकि जान की लगातार कई दिनों की मेहनत से आज उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा है, इसीलिए वह बिस्तर से नहीं उठी और महाराज चाय लेकर उर्मिला देवी के कमरे में जाते हैं। महाराज को देखते ही उर्मिला देवी पूछ बैठती है, क्या हुआ महाराज, आज जानकी कहाँ है? यह सुनकर महाराज बोले, मालकिन आज छोटी बहू को बहुत तेज बुखार आ गया है, वह रात से ही बहुत थकी थकी लग रही थी, इसीलिए मैंने उनको नहीं उठाया और राम बाबू उनके लिए दवा लाने गए हैं। आज सारा खाना मैं ही बना लूँगा। हालांकि यह बात और है, बड़ी बहू अपने मायके से आ गई हैं। बातों बातों में महाराज उर्मिला देवी को यह बताकर चलते बने। यह सुनते ही उर्मिला देवी ने महाराज को फिर से बुलाया, इधर आओ महाराज, यह क्या कह रही हो? शीला का भाई अपने मायके से और धीरज आया या नहीं? यह सुनते ही महाराज बोले, मालकिन दोनों ही आ गए हैं, लेकिन वह बिना कुछ बताए मालिक को अपने कमरे में सीधे चले गए। अच्छा ठीक है, शीला से कह दे कि आज रसोई घर में तेरी मदद करे, क्योंकि छोटी बहू को आज बुखार आ गया है। यह सुनकर महाराज बोले, जी ठीक है, मैं कह दूंगा। महाराज ने जाकर बड़ी बहू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से दोनों के लड़ने की बहुत तेज आवाज़ आ रही थी। इसमें शीला और धीरज सोने के हार को लेकर लड़ रहे थे। यह सब बहुत साफ साफ सुनाई दे रहा था, जिसको महाराज कान लगाकर सुन रहे थे। उनके कई बार खटखटाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला और फिर वह खाना बनाने के लिए रसोई घर चले गए। दोपहर का खाना तैयार होते ही महाराज उर्मिला देवी के पास भोजन की थाल लेकर आए और उर्मिला देवी को बड़े प्रेम से
यह कहते हुए थाली उनके सामने रख दी। मालकिन उठिए, आज देखिए आपके मनपसंद का मैंने भोजन बनाया है। महाराज को फिर अकेला देखकर उर्मिला देवी पूछ बैठी, क्या बात है महाराज? शीला ने तुम्हारे साथ रसोई में मदद नहीं की खाना बनाने में? यह सुनते ही महाराज बोले, जी मालकिन, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने दरवाजे को खटखटाया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उन दोनों की लड़ने की आवाज़ें आ रही थी। वह कुछ सोने के हार को लेकर आपस में लड़ रहे थे। यह सुनते ही उर्मिला देवी का दिमाग चौकन्ना हो गया और वह सोचने लगी कि जरूर शीला कुछ करके आई है और यह इसमें सोने का हार का जिक्र क्यों है। यह सब बातों को सोचते हुए वह खाना खाने लगी और महाराज से बोली, ठीक है महाराज, अब तुम जाओ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, राम से कह दे जानकी को समय से दवा दे ताकि वह जल्दी अच्छी हो जाए। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई उसे, इसीलिए उसे बुखार आ गया। महाराज सुनते ही बोले, जी मालकिन ठीक है। और वह जानकी के कमरे की ओर चल पड़े। महाराज के मुंह से सोने के हार का जिक्र सुनकर उर्मिला देवी बार बार यह सोचे जा रही थी, आखिर क्या राज है, कौन सा रहस्य है सोने के हार को लेकर। यह बात शीला ही बता सकती है। आखिर क्या किया है इसने, क्यों लड़ रही थी धीरज से। महाराज अपने हाथों में खाने की थाली बड़ी बहू शीला के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही महाराज बड़ी बहू शीला से कहती हैं, लीजिए बड़ी बहू जी, खाना खा लीजिए। महाराज को अकेला देख शीला से रहा ना गया और उसने पूछ लिया, क्या हुआ महाराज? आज मेरी देवरानी सासू माँ की चहेती जानकी कहाँ गई, जो आपको यह कष्ट करना पड़ा? यह सुनते ही महाराज बोले, छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, उनको तेज बुखार है और वह अपने कमरे में लेटी हैं। यह सुनते ही शीला को विश्वास ना हुआ और वह झट से दौड़कर जानकी के कमरे में गई। उसने देखा कि जानकी सुध-बुध खोए अचेत बिस्तर पर पड़ी है और उसके हाथों में सोने के कंगन चमक रही है, गले में सोने की चैन भी है। यह देखकर शीला की नीयत डोल गई और वह जानकी के गले में पड़ी सोने की चैन को धीरे से उतारने के प्रयास में जुट गई। इतने में महाराज की आवाज़ आती सुनाई दी तो वह झट से कमरे से निकल गई। महाराज की नज़र शीला पर पड़ी और महाराज को शक हो गया कि आखिर यह छोटी बहू के कमरे में क्या करने आई थी। वह हैरान हो गए, उनसे रहा ना गया तो वह जाकर बड़ी बहू शीला से पूछ बैठे, बड़ी बहू आप छोटी बहू के कमरे में क्या करने गई थी? अरे तुम ही ने तो कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं हाल लेने गई थी। क्यों, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? महाराज अब तो मुझे सबसे पूछकर इस घर में काम करना पड़ेगा, चाहे मालिक हो चाहे नौकर हो। आजकल के नौकर भी मालिक बने ही फिरते हैं। यह सुनकर महाराज बोले, छोटी बहू आप गलत समझ रही हैं, मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था। और वह चुपचाप रसोई घर की ओर बढ़ गए। शीला चुपचाप महाराज पर नजर रखे थी। वह जैसे ही रसोई घर में गए, शीला तुरंत फिर से अपने काम को अंजाम देने जानकी के कमरे में चली गई और उसने धीरे से जानकी के गले में पड़ी चैन को उतार लिया और अब हाथों के कंगनों को निकालने के प्रयास में जुट गई। जैसे ही शीला ने जानकी के हाथ को पकड़ा, जानकी की आंख खुल गई और जानकी ने पूछा, अरे जीजी आप? उसके होश में आते ही शीला सकपका गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, चेहरा पीला पड़ गया और घबराती हुई बोली, अरे 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 तुम लेटी रहो, और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। यह देख जानकी को कुछ समझ न आया। वह दर्द और तेज ज्वर से तप रही थी और करहा भी रही थी, उठ पाने में असमर्थ थी। लेकिन महाराज को शीला पर शक हो चुका था, इसीलिए उन्होंने चुपचाप रसोई घर से सारा नज़ारा देख लिया था और जान गए कि बड़ी बहू शीला छोटी बहू जानकी के कमरे में क्या करने गई थी।
वह तुरंत छोटी बहू जानकी के कमरे में गए और सारा हाल जानकी से कहने लगे। छोटी बहू, आपको पता है आपकी जेठानी आपके कमरे में क्या करने आई थी? यह सुनते ही जानकी बोली, जी महाराज, वह मेरा हाल पूछने आई थी, लेकिन मैं उठ ना सकी और वह चली गई। यह सुनते ही महाराज बोले, आपके गले में देखिए सोने की चैन है कि नहीं। यह सुनते ही जानकी ने अपने गले को टटोला तो सोने की चैन नहीं थी और उन्होंने कहा, महाराज, कहीं मैंने उतार कर रख दी होगी। यह सुनते ही महाराज बोले, नहीं छोटी बहू, बड़ी बहू यही करने आई थी और उनके हाथ में मैंने आपके गले की चैन देखी है। महाराज की बात सुनकर जानकी को विश्वास ना हुआ और वह बोली, महाराज, आप कुछ भी बोल देते हैं। जी जी, ऐसा क्यों करेगी? उनके पास तो ऐसे ही सोने का हार है, वह मेरी उस चैन का क्या करेगी? कहीं मैंने ही रख दी होगी। यह सुनकर महाराज बोले, मैं सही कह रहा हूँ छोटी बहू, आप ढूंढ लीजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको आपकी चैन अपनी जिठानी के पास से ही मिलेगी। लेकिन जानकी अपनी ही बात पर अड़ी रही। शीला अपने कमरे में शीशे के सामने वही चैन पहनकर इतराती हुई धीरज से कहती है, देखो तो जरा मैं कैसी लग रही हूँ, यह चैन मुझ पर कैसी लग रही है, सुंदर लग रही है ना। यह सुनकर धीरज कहता है, यह तुझे कहाँ से मिली? यह तो जैसे कुछ कुछ, बस बस अब ज़्यादा ना बोलो, यह मुझे मेरे मायके से मिली है। यह कहकर शीला तुरंत उस चैन को उतार कर रखने लगती है। लेकिन धीरज कहता है, नहीं, यह तुम्हारे मायके की नहीं है, मुझे पता है, क्यों झूठ बोलती हो? शीला, तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हारा हार किस तरह गबन कर लिया है, कितनी लड़ाई झगड़ा करके आई हो मुझे पता है, और तुम्हें यह चैन वह देंगे, मैं नहीं मान सकता। हो ना हो तुमने यह चैन जरूर कहीं से ली है, बताओ किसकी है ये चैन? यह सुनकर शीला कहती है, मैं क्यों किसी की चैन लेने लगी? क्या मेरे पास जेवर की कमी है? यह सुनकर धीरज कहता है, तुम कब सुधरोगी? क्या मिलता है तुम्हें यह सब करके? तुम ज़्यादा अकल मत लगाओ, मुझे सब पता है मैं जो कह रही हूँ क्या झूठ कह रही हूँ। यह सुनकर धीरज कहता है, अगर तुम्हें वह चैन दे सकते हैं तो वह हार तुम्हारा क्यों नहीं दे रहे हैं, जो तुम्हें यहाँ से मेरी माँ ने मुँह दिखाई में दिया था। इतना भारी कीमती हार, पूरी पूरी उसमें 7 लड़ियाँ है। तुम्हारी भाभी ने किस तरह झूठ बोल बोल कर उसको गायब कर दिया। कितना तुम लड़कर आई हो। उनकी नीयत अगर ठीक होती तो वह तुम्हारा हार क्यों रख लेते और यह चैन तुम्हें दे रही है। मैं नहीं मान सकता। इस पर शीला कहती है, अच्छा ज़्यादा मत बोलो, बस भी करो, अब हो गई बात ख़त्म। लेकिन धीरज को चैन नहीं था। इतने में दरवाजे पर खटखट होती है और शीला दरवाज़ा खोलने आती है तो देखती है महाराज सामने खड़े हैं और वह कह रही है, आपको मालकिन बुला रही है। यह सुनते ही शीला को जैसे सांप सूंघ गया। वह कहती है, ठीक है, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। और वह चैन को अपनी अलमारी के लॉकर में रखने लगती हैं। इतने में उसके कानों में आवाज़ आती सुनाई देती है, अरे बड़ी बहू इधर आ। यह सुनकर शीला कहती, जी आ रही हूँ। और वह पैर पटकते हुए उर्मिला देवी के कमरे की ओर चल पड़ती है। उनके कमरे में जाकर देखती है तो उर्मिला देवी अपने बिस्तर पर बैठी हुई शीला से कहती हैं, क्यों शीला, तुमने जानकी को देखा? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर शीला कहती है, जी हाँ, मैंने ले लिया, उसकी तबीयत अब ठीक है। यह सुनते ही महाराज पीछे से आते हुए कहती हैं, क्यों बड़ी बहू झूठ बोल रही हो? छोटी बहू की तबीयत कहाँ ठीक है, अभी भी वह बुखार से तप रही है। यह सुनकर उर्मिला देवी कहती है, क्या उसको दवा नहीं दी अभी? यह सुनकर महाराज कहते हैं, मालकिन दवा दे दी है, लेकिन बुखार उतरने में अभी समय लगेगा। और वह पास खड़ी शीला को घूर रहे थे। यह देखकर शीला कहती है, इस घर के नौकर भी अब मालिक हो गए हैं। यह सुनकर उर्मिला देवी कहती है, शीला तमीज से बात करो, यह महाराज ही नहीं इस घर के बड़े हैं और हमारा धर्म है इनको सम्मान देने का। क्या तुम्हें पता नहीं है शीला, मैंने आज तक महाराज को कुछ नहीं कहा।
तो तुम कैसे कह सकती हो? यह सुनकर महाराज तुरंत बोले, रहने दीजिए मालकिन, सबके बड़े घरों में अदब से बात करने का तरीका नहीं सिखाया जाता। इसमें बड़ी बहू की कोई गलती नहीं है। अपने मायके की अपमान होते देख शीला रह ना सकी और उसने बड़ी तेज आवाज में महाराज को फटकार लगा दी, अपनी हद में रहिए, काम करिए वरना चले जाइए। यह सुनकर उर्मिला देवी गुस्से से फूटकर बोल पड़ी, शीला, हद में तुम रहो और किस बात पर लड़ रही हो? तुम अपने कमरे में लड़ रही थी, उसकी आवाज़ मेरे कमरे तक आ रही थी। यह सुनकर शीला अचानक चुप हो जाती है और कहती है, मैं हमेशा सबसे लड़ती ही रहती हूँ। आपको तो सासू माँ ना जाने क्या हो गया है, मेरे नाम पर ही आप खार खाई ही रहती हैं। हमेशा आपको महाराज और जानकी बस यही लोग प्यारे लगते हैं। मेरे नाम पर तो आप नाराज ही रहती है। ना जाने किस जन्म का गुस्सा मुझ पर निकाल रही हैं। यह सुनकर उर्मिला देवी कहती है, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम्हारे तरीके हाव भाव मुझे पसंद नहीं आते। तू अपने मायके क्यों गई थी? तुमने एक बार भी नहीं बताया और आते ही तुम अपने पति से लड़ रही हो। किस बात पर लड़ाई हो रही है? बताओ मुझे। यह सुनकर शीला कहती है, मैं किसी से नहीं लड़ती। और यह कहती हुई तुरंत अपने कमरे की ओर चल देती है। महाराज जानकी के कमरे में जाती है और उनका हाल पूछते हुए कहती है, छोटी बहू, अब कैसा लग रहा है? यह सुनते ही जानकी उठकर बैठ जाती है और कहती है, महाराज, अब मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। और अपने बिस्तर से उतरते हुए कहती है, सासू माँ कैसी है? वह उर्मिला देवी के कमरे की ओर चल पड़ती है। जैसे ही उर्मिला देवी जानकी को देखती है, वह तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। उनकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है और वह पूछती है, जानकी, मेरी छोटी बहू, तू कैसी है? अब कैसी है तेरी तबीयत? यह सुनकर जानकी सासू माँ के बिस्तर पर बैठ जाती है और उनका हाथ पकड़कर कहती है, अब मैं ठीक हूँ माँ जी, आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो यह बता, क्या तेरे कमरे में शीला गई थी? जी माँ, वह गई थी मेरे कमरे में और मेरा हाल पूछने, लेकिन महाराज पता नहीं क्या कह रहे थे। जीजी मेरे कमरे से मेरे गले की चैन उतार ले गई है। लेकिन माँ जी, मुझे ऐसा नहीं लगता। जीजी मेरी चैन क्यों लेगी? उनके पास तो ऐसे ही इतना महंगा कीमती हार है। यह सुनकर उर्मिला देवी चौकन्नी हो गई और वह तुरंत अपने हाथों से जानकी के गले को टटोलने लगी और देखा तो जानकी के गले में चैन नहीं थी। इस पर उर्मिला देवी ने तुरंत जानकी से पूछा, अच्छा छोटी बहू बता, तेरे गले की चैन तो सच में नहीं दिख रही है, क्या तूने कहीं उतारी है? नहीं माँ जी, मैंने उतारी तो नहीं थी, लेकिन हो सकता है वह खुलकर बिस्तर पर गिर गई हो। मैं देख लूँगी। नहीं, तू बिल्कुल अभी देख कर आ, मुझे भी शक है शीला पर, उसका कोई भरोसा नहीं। और तुझे पता है, वह दोनों कमरे में खूब लड़ रहे थे। जब से वह अपने मायके से आई है, सिर्फ लड़ाई कर रही है। जाने क्या करके आई है, कुछ बोलती भी नहीं, कुछ बताती भी नहीं। यह सुनकर जानकी कहती है, छोड़िए सासू माँ, यह तो चलता ही रहता है। यह सोचकर आप अपनी तबीयत मत खराब कीजिए। लेकिन उर्मिला देवी तो मानो बात की गांठ को पकड़कर बैठी हो। वह कहती, नहीं, तू देख कर आ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, महाराज सही बोल रहे हैं और तेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं था, तो मैंने तुझे एक महीन पतली धागे की से चैन दी थी कि तू अपने गले को सोना मत रख। लेकिन अब वह भी तेरे पास नहीं रही। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यह काम शीला का ही है। उसे हमेशा हर चीज़ की भूख ही रही है, कभी जेवरों की, कभी बड़े घर की। समझ में नहीं आता यह अमीर लोग किस तरह की धारणा लेकर जीते हैं और अपनी बेटियों को कुछ भी नहीं सिखाते। छोड़िए ना माँ जी, आप भी कहाँ सोचने लगती हैं। यह सुनकर उर्मिला देवी कहती है, नहीं नहीं, तू पहले जाकर देख कर आ, तभी मुझे तसल्ली होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शीला ने ही चैन चुराई है।
पूछने पर तो वह कुछ भी नहीं बताएगी, लेकिन कभी न कभी यह भेद जरूर खुल जाएगा। आखिर कब तक यह सब बात अपने गले में दबाकर बैठी रहेगी। उसकी आदतों से मैं भी भली भांति परिचित हूँ। बात बात पर लड़ना, बात बात पर अपनी गलतियों को छुपाना, उस पर पर्दा डालना, इसमें शीला नंबर 1 है। यह सुनकर जानकी कहती है, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जानकी शीला के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ पाकर जानकी जैसे ही कमरे में दाखिल होती है, वैसे ही शीला दोनों हाथ पीछे करके तुरंत चेहरे के हाव भाव बदलती हुई कहती है, क्या क्या हुआ जानकी? क्या कोई काम था मुझसे? चेहरे पर उसके घबराने की चिंता साफ दिख रही थी। उसको देखकर जानकी को भी शक होने लगा। आखिर ऐसी क्या बात है जिससे जीजी इतना घबरा गई? मेरे आने से उनका चेहरा ही उड़ गया। जानकी बोली, जीजी आप इतना परेशान क्यों हैं? मैं तो आपसे पूछने आई थी कि आज रात खाने में क्या बनाऊं। यह सुनकर शीला बोली, अरे कुछ भी बना ले, तू तो जो भी बनाती है मुझे अच्छा लगता है। और बात को गोलमोल करने लगी। आज शीला के इतने अच्छे जवाब से जानकी को भी हैरानी हो रही थी कि कभी तो उसकी जेठानी ने सीधे मुंह बात नहीं की, हमेशा नाक मुंह बो सकोड़ कर ही ताने मारकर ही बोलती हैं। आज ऐसा ऐसा क्या हो गया जिससे वह इतने अच्छे से बोल रही है? जी अच्छा, यह कहकर जानकी कमरे से लौट पड़ी और रसोई घर की ओर चल पड़ी। लेकिन जानकी के मन में कसमकस चलने लगी। आखिर ऐसा क्या हो गया जो जीजी इस तरह से व्यवहार करने लगी? अचानक इतने अच्छे से क्यों पेश आई? कभी तो उन्हें नज़र भर देखती भी नहीं। रसोई घर में आते ही महाराज जानकी को देखते हुए पूछते हैं, क्या हुआ छोटी बहू, आप परेशान दिख रही है? यह सुनकर जानकी महाराज से बोली, कुछ नहीं महाराज, ऐसे ही। लेकिन महाराज से रहा ना गया, वह फिर पूछ बैठे, बताइए छोटी बहू, क्या बड़ी बहू ने कुछ कहा है आपको? यह सुनकर जानकी बोली, नहीं महाराज, यही तो बात है, उन्होंने कुछ कहा नहीं। आज तो वह मुझसे बड़े प्यार से पेश आई, समझ नहीं आ रहा क्या राज है। वही जीजी जो हमेशा मुझसे नाराज रहती थी, कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी, आज उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से बात की। सच मुझे बहुत अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन पता नहीं क्यों उनके इस तरह बात करने में मैं कुछ चेहरे पर बनावटीपन था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छिपा रही हो और मैं कुछ पूछ ना सकी। मेरा दिल नहीं मान रहा है कि वह मुझसे प्यार से जो बोली, क्या वह सच था या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? षड्यंत्र, बिल्कुल ठीक समझा छोटी बहू, षड्यंत्र ही है। ये है किसी षड्यंत्र से कम नहीं कि वह आपसे प्यार से बोली। जरा सोचिए, वह कभी आपकी बड़ाई प्रशंसा मालकिन के मुंह से सुन नहीं पाती, कैसे वह आपसे प्यार से बोल सकती है? धीरे धीरे देखते जाइए, सब पता चल जाएगा। अब तो जानकी को और भी रहस्य लगने लगा शीला की बातों में, लेकिन वह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी क्या स्थिति हो गई जिसमें उसकी जेठानी में बदलाव आ गया। अचानक जानकी के कमरे में खटखट होती है। जानकी दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसकी जेठानी खड़ी होती है। अरे जीजी, आप अंदर आइए। जानकी के मन में वही बातें चल रही थी। इतने में शीला जानकी से पूछ बैठती है, क्या हुआ जानकी, तुम्हारे हाथों में वह कंगन नहीं है? सच में मुझे तुम्हारे उन कंगनों की डिजाइन बहुत अच्छी लगती है। यह सुनते ही जानकी कहती है, जीजी उन्हें मैंने उतार कर रख दिया है। यह सुनते ही शीला तेज आवाज में बोली, क्यों क्यों उतार कर रख दिया? क्या कोई तेरे हाथ से थोड़ी ना उतार कर रख ले जाएगा? यह सुनते ही जानकी बोल पड़ी, जीजी मुझे अपने गले की चैन नहीं मिल रही है। यह सुनते ही शीला का चेहरा पीला पड़ गया और गला सूख गया। उसके चेहरे के अचानक हाव भाव बदल जाने पर जानकी बोली, क्या बात है जीजी, आपका चेहरा पीला क्यों पड़ गया? यह सुनते ही शीला हकलाते हुए बोली, नहीं, कुछ भी तो नहीं। मुझे क्या होगा, कुछ भी तो नहीं। और यह कहती हुई वह जानकी के कमरे से जाने लगी। अच्छा चलती हूँ जानकी, अभी कमरे का बहुत काम पड़ा है। उसके इस व्यवहार से जानकी को और भी पक्का शक हो गया कि हो ना हो मेरी चैन जीजी के पास ही है, लेकिन पता कैसे चले, मैं पता करके ही रहूँगी। जानकी ने प्रतिज्ञा कर ली।
इतने में महाराज अंदर प्रवेश करते हुए बोले, क्या हुआ छोटी बहू, इतना क्या सोच रही हैं? आज तो चेहरा ही आपका बदला हुआ है। चलिए रसोई घर में, देखे मैंने तैयारी कर दी है। यह सुनते ही जानकी बोली, जी महाराज अभी चलती हूँ, अभी जीजी आई थी। यह सुनते ही महाराज बोले, अच्छा क्या कह रही थी? यह सुनकर जानकी बोली, कुछ नहीं, यही तो बात है, वह कुछ कहती नहीं है। मेरे गले की चैन का जिक्र आते ही उनके चेहरे का रंग ही पील उड़ गया और वह चलती बनी। यह सुनकर महाराज बोले, देखा छोटी बहू, मैं कहता था ना कि यह काम बड़ी बहू का ही है। अगर नहीं होता तो उनका चेहरा क्यों उड़ा होता? और फिर सांच को आँच किया। यह सुनते ही जानकी बोली, जी महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह तो वक्त ही बताएगा मेरी चैन कहाँ मिलेगी। लेकिन अगर जीजी ने यह काम किया है तो बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि मैं कभी उनको इस तरह के कार्य में लिप्त नहीं देखना चाहती। लेकिन वह इस हद तक गुजर जाएगी, वह मुझे उम्मीद नहीं थी। यह सुनते ही महाराज बोले, माना उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन हर उम्मीद ठीक नहीं होती। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर बात के कई नज़रिया होते हैं। जी महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना चाहते हुए भी जानकी का मन मस्तिष्क चैन को लेकर अपनी जिठानी शीला पर ही अटक जाता, लेकिन फिर मन में कहीं ना कहीं इस बात पर हैरान होकर रह जाता कि जीजी के पास तो इतना बड़ा सोने का हार है ही, वह क्या करेगी एक छोटी सी मामूली सी चैन लेकर। अब बात और है, उस चैन की नक्काशी बहुत ही आकर्षक है। उसमें जड़े कुंदन बरबसी अपना ध्यान किसी का भी अपनी ओर खींच सकते हैं। शायद यही खासियत है उस चैन की, जो किसी के गले की शोभा बढ़ा सकती है। सासू माँ उर्मिला देवी ने दिया है तो यह और भी मूल्यवान हो गया। इतने में सासू माँ उर्मिला देवी की आवाज़ आती है, अरे छोटी बहू जानकी जरा इधर आ। यह सुन जानकी झट अपनी सासू माँ उर्मिला देवी के कमरे की ओर चल पड़ती है। जानकी के आते ही उर्मिला देवी बोल पड़ी, अरे जानकी, परसों तेरे ससुर और मेरी शादी की सालगिरह है, तो सोच रही हूँ कि घर में कुछ जलसा हो जाए, तो कुछ तैयारी कर, घर को भी सजा दे और रसोई घर में भी कुछ खाना भी अच्छा बना दे। यह सुनकर जानकी बोली, बिल्कुल सासू माँ, जैसा आप कहेगी वैसा ही होगा। ठीक है, खाने का तू सोच, मैं आने वाले मेहमानों की लिस्ट बना देती हूँ। यह सुनकर जानकी बोली, जी माँ जी। यह कहकर उर्मिला देवी मेहमानों की लिस्ट बनाने में जुट जाती है। इतनी देर में राम बाबू भी अपनी माँ उर्मिला देवी के कमरे में आता है। माँ को इतना तल्लीन देख राम पूछता है, माँ क्या कर रही हो? राम बाबू के आते ही उर्मिला देवी कहती हैं, तुझे याद नहीं है हमारी शादी की सालगिरह है परसों, तो वही मेहमानों की लिस्ट बना रही हूँ। और हाँ सुन, यह बात याद रहे, अपने पिताजी को कुछ मत बताना, यह सब कुछ उनके जानने में नहीं होना चाहिए। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा अचानक सब कुछ होता हुआ देख, और उनको वह क्या कहते हैं, तुम सरप्राइज पार्टी हो जाएगी। यह सुनकर राम बोला, जी हाँ जी, यह तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं भी कुछ सोचता हूँ। यह सब सुनकर महाराज जी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जी मालकिन, इस बार मालिक को यह सब अचानक देख बहुत खुशी होगी। उधर से शीला अपनी सासू माँ की बातें सुनकर अंदर ही अंदर ना खुश होती हुई कहती है, चलिए अच्छा ही रहेगा, वैसे यह सब फालतू का ही खर्चा है। यह सुनकर धीरज भी शीला की हाँ में हाँ मिला देता है। इस पर जानकी बोल पड़ती है, नहीं जीजी, यह कोई फालतू का खर्चा नहीं है, यह तो बहुत ही अच्छा और शुभ नेक कार्य है। सास ससुर जी यह सब देखकर कितना खुश होंगे, आखिर परिवार इसीलिए होता है। जानकी की बातों को सुनकर उर्मिला देवी कहती है, अरे छोटी बहू, यह तो सब अपनी सोच का फर्क होता है। जो जितने बड़े घर के होते हैं उन्हें यह सब काम फालतू अच्छा लगता है। अपनी सासू माँ के मुंह से यह बातें सुनकर शीला अंदर ही अंदर जल भुनकर राख हो जाती है और पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। जानकी अपने सास ससुर की सालगिरह की तैयारी में तन मन से जुट गई। उधर शीला को यह सब जरा भी मन को नहीं भा रहा था, मन ही मन में बुदबुदाई जा रही थी। इतने में शीला के कमरे के दरवाजे पर खटपट होती है। वह बेमन के दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने महाराज खड़े हैं। महाराज शीला से कहते हैं, बड़ी बहू रानी,
आपको यदि किसी को बुलाना हो तो लिस्ट बनाकर दे दीजिए, मालकिन ने कहा है। यह सुनते ही शीला आग बबूला हो गई। उसने बड़ी तेज आवाज में कहा, नहीं, मुझे किसी को नहीं बुलाना, यह सब फालतू के खर्चे होते हैं। यह सुनते ही महाराज नाराज होते हुए पर कुछ न कहते हुए वापस उर्मिला देवी के कमरे में लौट आते हैं और उर्मिला देवी से कहती हैं, मालकिन बड़ी बहू कह रही है मुझे किसी को नहीं बुलाना। यह सुनते ही उर्मिला देवी हैरानी में पड़ गई और कुछ सोचते हुए महाराज से बोली, क्या हुआ है शीला को? आखिर वह ऐसा क्यों कह रही है? उसे तो बड़प्पन दिखाने का बहुत शौक है ना, तो बुला ले अपनी सखियों को और अपने मायके वालों को। यह सुनते ही महाराज बोले, अरे मालकिन, बड़ी बहू रानी को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, जाने किस बात पर इतना नाराज है। वह सीधे मुंह बात भी नहीं की। यह सुनते ही उर्मिला देवी बोली, अरे इसमें कौन सी नई बात है? उसने आज तक किसी के से सीधे मुंह बात की है। वह हंसकर तभी बोली है जब कभी उसके मायके की बड़ाई हुई हो या उसे कोई अपने मायके का बड़प्पन बतलाना हो, तभी वह हंसकर बोलती है, वरना वह कहाँ हंसना जानती है। इस पर महाराज कुछ नहीं बोले और वह उर्मिला देवी के कमरे से जाने लगे। उन्हें जाता देख उर्मिला देवी बोली, अरे महाराज, जरा जानकी को मेरे कमरे में भेज देना। यह सुनकर महाराज बोले, जी मालकिन। और महाराज जानकी के कमरे में जाकर बोले, बहू रानी, आपको मालकिन ने याद किया है। यह सुनते ही जानकी बोली, जी महाराज, मैं अभी जा ही रही थी, जरा कमरे की साफ सफाई कर लूं। और जानकी झट से सारा काम निपटाकर उर्मिला देवी के कमरे में जा पहुंची। जानकी को देखते ही उर्मिला देवी बोली, अरे जानकी, तुझे किसी को निमंत्रण देना हो तो मुझे बता दे, मैं लिस्ट बना दूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ यह जन्मदिन खूब धूमधाम से हो। इसके बाद क्या पता मेरी आंखें कब बंद हो जाए। यह सुनते ही जानकी बोली, अरे माँ जी, ऐसा मत कहिए, आपको तो अभी बहुत जिंदा रहना है, अभी बहुत शुभ मंगल काम करने हैं। रही बात निमंत्रण देने की, तो बस केवल मेरे मायके में मेरे माँ पिताजी हैं, आप उन्हें कह दीजिएगा बस, और जीजी से पूछ लीजिए। यह सुनते ही उर्मिला देवी बोली, अरे उससे महाराज पूछने गए, लेकिन वह तो सीधे मुंह बात ही नहीं करती, बोल रही है कि यह सब फालतू के खर्चे हैं, खुद चाहे जितना उड़ा दे, लेकिन यदि घर में कोई काम होता है तो उसे फालतू खर्चे लगने लगते हैं। यह सुनते ही जानकी बोली, अरे माँ जी, आप जीजी की बातों पर ध्यान ना दीजिए, आप अपने काम को आगे बढ़ाइए और इसी पर ध्यान दीजिए, जिससे ये घर का कार्यक्रम बहुत अच्छे से निपटे। ये सुनते ही उर्मिला देवी बोली, जानकी, तू बिल्कुल सही कह रही है, सब तरफ सालगिरह की तैयारी का माहौल दिख रहा है। उर्मिला देवी ने बहुत लंबी मेहमानों की लिस्ट बनाई है। दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, पूरे घर को सजाने की तैयारी हो रही है। द्वार पर रंगोली बनाने के लिए पूरे जोरों शोरों से सफाई चल रही है। उधर जानकी ने अपनी सासू माँ उर्मिला देवी की अच्छी सी साड़ी बक्से से निकालकर पसंद करने में जुटी है। जरा देर में उर्मिला देवी की आवाज़ आती है, अरे जानकी, सभी साड़ियाँ निकालना, मैं तो अपनी पसंद की ही पहनूंगी। यह सुनते ही जानकी बिजली की तरह दौड़कर बक्से से सभी साड़ियों को निकाल लाई। किसी में फुलवारी की कढ़ाई, किसी में चंदेरी की कढ़ाई, सुर्ख लाल रंग की चटक बनारसी साड़ी। उर्मिला देवी प्यार के मंगल गीत गा रही हो। उस साड़ी को देख उर्मिला देवी को अपनी शादी याद आ गई और उसने यही ठान लिया कि मैं तो यही साड़ी पहनूंगी। उर्मिला देवी की यह बात सुनकर जानकी बहुत खुश होती हुई बोली, जी माँ जी, आपको यही साड़ी पहननी है। उधर महाराज भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन जानकी तैयारी करने की बजाय वह कुछ अलग ही सोच रही हैं। उसने अब तक के अपने बचाए पैसों को अपने बक्से से निकाला और उसे गिनती हुई बोली कि वह अपने सास ससुर जी के इस सालगिरह पर ऐसा क्या उपहार दे कि सभी लोग देखते रह जाए। वह इसी उधेड़ बुन में लगी रहती है। उधर शीला अपने बारे में सोच रही है
इस बार तो उसने ठान लिया है कि वह अपने मायके वालों को नहीं बुलाएगी। पास खड़ा धीरज भी जैसे शीला के हाव भाव को देखकर और उसके मन के भाव को समझकर उसकी हाँ में साथ दे रहा हो। शीला केवल अपनी ही तैयारी में लगी हुई है और वह बार बार जानकी के गले से निकाली हुई चैन को नए तरीके से पहनने की तरकीब सोच रही है, जिससे कोई देखे ना और उसका यह कार्यक्रम भी निपट जाए। और वह बार बार उसी चैन को अपने गले में डालकर शीशे में देखती है और पास खड़े अपने पति से पूछती है, देखो जी ये चैन मेरे ऊपर कैसी लग रही है। अपने पर इतराती हुई बोलती है, मैं भाग्य की बहू धनी हूँ, मेरी एक चीज़ गुम हो जाए तो दूसरी अपने आप मिल जाती है। अब देखो ना, मेरा हार गुम हो गया तो मेरे गले में चैन आ गई, भले ही वह मेरी देवरानी की ही क्यों ना हो। और वह हा हा हंसती हुई बार बार शीशे के सामने नाच रही है। इतने में दरवाजे पर खटखट होती है। शीला तुरंत सतर्क हो जाती है और वह गले से उस चैन को निकालकर बक्से में रख देती है। शीला दरवाज़ा खोलते ही देखती है जानकी सामने खड़ी है। वह जानकी को देखकर सुध-बुध खो बैठती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, जैसे मानो उसकी गुपचुप हरकतें जानकी ने जान ली हो। और वह चेहरे के हाव भाव को संभालती हुई बोली, क्यों री, गुपचुप तू दरवाजे पर कान लगाकर हमारी बातें सुनती है। यह सुनते ही जानकी बोली, नहीं जीजी, मैं तो अपने काम से आई थी। मैं ये जानने आई थी कि आपने क्या सोचा है उनकी सालगिरह में सास ससुर जी को देने के लिए। यह सुनते ही शीला के चेहरे का तेवर चढ़ जाता है और मुंह बनाते हुए कहती है, उन्हें क्या कमी है, मैं क्या दे सकती हूँ उनको, और मेरे पास देने को है ही क्या। यह सुनते ही जानकी को बहुत दुख हुआ। धीमे स्वर में जानकी कहती है, नहीं जीजी, देना तो चाहिए, आखिर उन्हें भी तो लगे हम बहुए उनको कितना प्यार करती है और उनका कितना सम्मान करती है। यह सुनते ही शीला बोली, तू तो है ना बड़ी दाता, मेरे हिस्से का भी दे देना, मेरा तो हार वैसे ही चला गया, अब क्या दूँ मैं। यह सुनकर जानकी बोली, जो चला गया उसके बारे में मत सोचिए, क्या पता बड़ों के आशीष से दोबारा आपको मिल जाए। यह सुनकर शीला मन ही मन बहुत खुश होती है, यह सोचकर कि मुझे तो मिल ही गया, वह भी तेरे गले की चैन, और वह मंद मंद मुस्कुराने लगती है। इतने में जानकी उठती है और कहती है, अच्छा जीजी मैं चलूँ, मुझे बहुत काम है, और वह चल देती है। शीला मन ही मन कहती है, तुझे रोका किसने है। जानकी के जाते ही शीला ने दरवाज़ा तेजी से बंद किया और फिर से इसी उधेड़-बुन में लग गई कि कैसे इस चैन को गले में पहना जाए। पास खड़ा उसका पति धीरज तपाक से बोल पड़ा, शीला, जानकी सही तो कह रही थी, इस सालगिरह पर माँ पिताजी को हमें भी कुछ देना चाहिए। यह सुनते ही शीला बोली, ख्वाब तो बड़े ऊंचे हैं, देने को दमड़ी है, मुझे आज तक तुमने क्या दिया है। यह सुनते ही धीरज चुप हो जाता है और वह कमरे से चला जाता है। इतने में शीला चिल्लाती हुई कहती है, कहाँ जा रहे हो, बताओ तो, क्या देना है या कुछ लेने जा रहे हो अपने माँ पिता के लिए। धीरज शीला की बातों को अनसुनी करते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। अचानक फिर धीरज कमरे में आता है और शीला पर चिल्ला पड़ता है, तुमने आज तक कोई काम कायदे के किए हैं, तुम्हारी हाँ में हाँ जबरदस्ती मुझे मिलानी पड़ती है, बस केवल अपने मायके की बड़प्पन करने को कह दो बस। जानकी भले ही गरीब घर से है, लेकिन उसमें तुमसे अच्छे संस्कार हैं। यह सुनते ही शीला अपने पति धीरज पर भड़क जाती है और कहती है, मत मिलाओ मेरी हाँ में हाँ, और कौन से संसार की बात कर रहे हो तुम, जो जानकी में है वो मुझ में नहीं। ये तो कहो मुझसे शादी करके तुम्हारी किस्मत बन गई, वरना आज तक कुंवारे बैठे रहते निठल्ले की तरह। मैं अपने मायके में राजकुमारी की तरह रही हूँ, तो मैं यहाँ पर क्यों काम करूँ, क्या मैं नौकरानी हूँ।
और मैं क्यों सबके बारे में सोचूं? उन लोगों ने क्या सोचा है मेरे लिए आज तक? जानकी गरीब घर से है, उसके भाग्य में तो काम करना ही लिखा है, तो वह करे, मैं क्यों करूं? यह सुनते ही धीरज बोल पड़ा, क्यों? मेरे माता पिता ने हमारे सिर पर छत दी है, क्या कमी की है उन्होंने जो तुम आज इतना भड़क रही हो? आज सालगिरह के अवसर पर तुम इस तरह से व्यवहार कर रही हो। अपने मायके के लिए तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन अपने सास ससुर के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं, एक अच्छी विचारधारा नहीं। यह सुनते ही शीला बोली, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, जब यह सालगिरह हो जाएगा तभी वापस आऊंगी। यह कहकर शीला अपना सामान समेटने लगी। यह देखते ही धीरज बोला, किस मायके की बात कर रही हो तुम, जहाँ तुम्हारे भैया भाभी बोलते तक नहीं ठीक से, और हो ना हो तुम्हारे गले का हार वहीं से निकलेगा। देख लेना तुम, जिनकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। यह सुनते ही शीला बोली, अब तुम मेरे मायके वालों पर चढ़ रहे हो, मुझे पता है वहाँ पर मेरी कोई इज्जत नहीं है। यह कहकर वह रोने लगती है। उसके दिखावटी आंसू पर धीरज कहता है, तो हकीकत में क्यों नहीं जीती हो? क्यों ख्वाबों के पुलिंदे बांधती रहती हो? यह सुनते ही शीला कहती है, मैं यहाँ किसी के तलवे नहीं चाटूंगी। अपने कड़कते स्वर में धीरज फिर से बोला, किसी को सम्मान देना क्या तलवे चाटना होता है? मेरी माँ ने तो तुम्हें ही सम्मान दिया है, जानकी को रत्ती भर भी नहीं। लेकिन जानकी ने माँ की सेवा करके अपनी प्रतिष्ठा इस घर में कायम कर ली, और वह इस घर के लिए पूरी तरह समर्पित है। यह सुनते ही शीला फपक कर बोली, आज क्या हुआ है तुम्हें? क्यों इस तरह मुझ पर बरस रहे हो? यह सुनते ही धीरज बोला, तुम्हें सच्चाई का आईना दिखा रहा हूँ। मुझे न चाहते हुए भी तुम्हारी हाँ में हामी भरनी पड़ती है, क्योंकि मैंने तुमसे विवाह किया है। यह सुनते ही शीला का गुस्सा गायब हो जाता है, और वह धीरज की आंखों में आंखें डालकर कहती है, तो फिर मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहो। इधर जानकी इसी कसम में है कि वह ऐसी कौन सी चीज़ उपहार में दे अपने माँ पिता समान सास ससुर जी को, जिससे वह उनके इस सालगिरह को यादगार बना सके। कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती, कभी कुछ सोचती तो कभी कुछ सोचती, कभी झट दौड़कर अपने सास ससुर जी के कमरे में जाती और जाने क्या खोजने लगती, फिर पलटकर अपने कमरे में वापस आ जाती। लेकिन वह किसी से कुछ पूछना भी नहीं चाहती, क्योंकि पूछने पर बात खुल जाएगी और फिर वह मज़ा भी नहीं रहेगा। इसीलिए वह गुपचुप अपने ही मन में सोच विचार कर रही है। फिर अचानक उसे याद आता है, अरे हाँ, पिताजी का चश्मा 8 महीने से टूटा हुआ है। लेकिन वह किसी तरह कानों पर अटकाकर अखबार पढ़ते हैं, और सासू माँ के लिए स्वेटर, उनकी पहली स्वेटर फटी हुई है, वह हर साल उसे ही पहनती है। वह दौड़कर झट से अपना संदूक खोलती है, जिसमें अपने बचाए हुए पैसे गिनने लगती है, जो उसके मायके में पिता ने उसके विदाई के समय दिए थे। उसे अपने बजट की वस्तु अब समझ में आने लगी, ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता, क्योंकि इससे बड़ी चीज़ देना उसकी औकात के बाहर थी। उसने झट से पैसे गिन डाले, और उसे अब लगने लगा, इतने पैसे में बहुत अच्छा चश्मा पिताजी का आ जाएगा। फिर इतने में सोचने लगी कि पिताजी की ओढ़ने वाली शॉल झीनी हो गई है एकदम, जिसमें जाड़े की गर्मी अब नहीं रही। उसे लगा कि अब इतने पैसों में चश्मा और 2 शॉल आराम से आ जाएगा। अब तो वह खुशी से झूमने लगी। वह यह सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि उसके यह पैसे अच्छी जगह खर्च हो रहे हैं, क्योंकि जानकी को बेकार के खर्च करना कभी नहीं भाता था। उसने कभी एक भी पैसा बेकार की जगह नहीं खर्चा था। पैसे की अहमियत उसे बखूबी पता थी। अब वह घर की सफाई में जुट गई। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही थी। उसे देख अचानक सामने से आते उसके ससुर ने उससे पूछ ही लिया, क्या बात है बहू, आज तुम बहुत खुश हो रही हो? यह सुनते ही जानकी की आंखों में चमक आ गई। वह क्या बताती कि वह अपने माता पिता समान सास ससुर जी के लिए क्या क्या सोच कर रखी है।